हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय सीरीज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 11 में GS2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने ये क्वेश्चंस लिखे होंगे और आपने टेलीग्राम ग्रुप इनको शेयर भी किया होगा। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स रिव्यू भी हों तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने आंसर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम वहां पर आपको आपका रिव्यू दे दें। तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कशंस की क्वेश्चन के। हमने 4 क्वेश्चन शेयर किए थे और जो पहला क्वेश्चन था इट वाज फ्रॉम द टॉपिक वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। दोस्तों, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर बार आप GS2 के पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का दिखेंगे। कई बार 4 नंबर का भी आ जाता है और कई बार 8 नंबर का भी आ जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और खास बात बताऊं क्या है कि ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो भी आप चीजें नोट डाउन कर रहे हैं या अखबार में देख रहे हैं, उन्हीं को आपको अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि वुमेन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, ठीक है, डिफरेंटली एबल पर्सन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, या फिर हम बात करें SC ST लोगों के लिए हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी हैं। तो इनका अगर आप एक नोट बना के रखते हैं एक डायरी पे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें इनके लिए कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। आपको बुक नहीं पढ़नी है। जो भी करंट अफेयर आपने प्रीलिम्स के लिए तैयार किए थे, उन्हीं में जो आपने स्कीम्स पढ़ी थी, उन्हीं को आपको यहां पर यूटिलाइज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन इंडिया। तो यहां पर हमारे पास कीवर्ड क्या है, वेलफेयर स्कीम, और दूसरा है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कौन से, जो दिव्यांग है बेसिकली, ठीक है। तो आपने यहां पर 4 नंबर के हिसाब से अपना कंटेंट देना है। भले ही आपने बहुत सारी स्कीम्स क्यों ना लिख रखी हो, लेकिन कोशिश करिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल या फिर जो और पॉलिसीज है उनको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में वेलफेयर स्कीम्स की बात डायरेक्टली कर ली गई है, तो हम स्कीम्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि देयर इज एन एक्ट, स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट प्रोवाइड करते हैं इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए। सेकंड और बहुत फेमस जो एक कैंपेन है वो है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है। यहां पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सुगम्य बना रहे हैं लोगों के लिए, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए चीजों को सुगम्य कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कॉलेज है, वहां पर सीढ़ियां थी तो दिव्यांग उनका यूज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए रैंप फैसिलिटीज बना दी। तो इस तरीके से हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। देन असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिनको खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। देन सुगम्य पुस्तकालय, जहां पर आप लोग बहुत इजी मैनर में बुक्स को अवेल कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। देन दीनदयाल उपाध्याय रिहेबिलिटेशन स्कीम है, और 5% जो रिजर्वेशन वो प्रोवाइड किया जाता है डिसेबल्ड पर्सन को इन हायर एजुकेशन। तो दीज आर सर्टेन वेलफेयर स्कीम फॉर दी डिसेबल्ड पर्सन। दोस्तों, आपने जो स्कीम लिखी होंगी हो सकता है वो वेरी कर जाए मेरे आंसर से, बट कोशिश यही करनी है कि हम दोनों अपने आंसर्स को मिला के एक अच्छे आंसर की तरफ पहुंच जाए। अब सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं, और इनका आपसे क्या पूछा, डिस्कस करने की बात करिए सिग्निफिकेंस की। तो डिस्कस का मतलब क्या है कि यहां पर आपको वेरियस पॉइंट्स देने की, क्या क्या करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और यहां पर विद इन द लिमिट ऑफ द क्वेश्चन आपको आंसर प्रेजेंट करना है, बहुत ज्यादा फैलना नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर में 60 वर्ड का आंसर जब हम लिखेंगे तो हम पहले बताएंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिग्निफाई क्या करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिग्निफाई करता है रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें तो वो सिग्निफाई करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया। तो पंचायती राज का जो वर्ड है उसको आपको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, और फिर आप बताओगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला और सबसे मेजर सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पर लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। जैसे मान लो हम अगर ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा में जितने भी आदमी एलिजिबल है, एज ग्रुप से ऊपर है, वो आके मेंबर बन जाते हैं ग्राम सभा का। तो जो भी पॉलिसीज फ्रेम होनी चाहिए, जो भी एक्शन लिए जाने चाहिए, उनके बीच में डिस्कशन होती है और उसके बाद एक एक्शन लिया जाता है, ठीक है। देन इट इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ग्राउंड लेवल पर कौन सा आदमी है, ग्राउंड लेवल पर आदमी है जो कि गांव में रहता है, जीवन यापन अपना मुश्किल से कर रहा है। अगर आप उनको इंक्लूड कर लोगे या फिर उनके हिसाब से स्कीम बना लोगे तो शायद उनका बेनिफिट ज्यादा होने वाला है। तो पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि यहां पर आप अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट मत करो। यहां पर आप लोग किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं वैसा एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करो, ठीक है। देन उसके अगर हम बात करें कॉमन सिटीजन कैन बी इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पर लोगों की पार्टिसिपेशन हो इन द रूल मेकिंग,
ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द रूल मेकिंग, वी द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। तो अगर लोग अपने लिए खुद पॉलिसी फ्रेम करेंगे तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। इसके बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो बड़ी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपना जो क्लच है वो ढीला कर रही है और जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमंग दी लोकल गवर्नमेंट, ताकि वो लोग ग्राउंड लेवल पर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाए एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। आप लोगों ने सबने जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ा होगा। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है कि आपको डिटेल में प्रूव करना है, पॉजिटिव भी बताने हैं और नेगेटिव भी बताने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आने के लिए। तो सबसे पहले सिंपल इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आप लोग इसको डिफाइन कर दो कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली एक तरह का प्रोएक्टिव रूल है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि आप जरूरत से ज्यादा जो है वो तेज हो गए हैं और पहले ही किसी चीज का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द प्रमोशन ऑफ जस्टिस। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात कि लोगों के राइट्स को प्रमोट करना और लोगों के जस्टिस को प्रोटेक्ट करना। तो यहां पर ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद कि जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनेमिज्म भी कहते हैं और ये कहीं ना कहीं जो जुडिशरी का एक तरीका है बाकी जो दो ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उनको चेक करने का। ठीक है, अब इसके बारे में बताओगे कि कौन कौन सी मेथड है जिससे हम जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में देखते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये तो नहीं है ना कि एज सच कोई सिंगल टर्म है जिसको हम कहीं भी अप्लाई होता हुआ देखते हैं। इसके डिफरेंट रूप हैं, मतलब जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफरेंट तरीके से प्रमोट करती है, डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज करती है। जिनमें एक तरीका है जुडिशियल रिव्यू, मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि 1980s में इंडिया में आता है। पीएन भगवती अय्यर जी जो है काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। और पीआईएल में क्या है कि जिस आदमी के राइट वायलेट हो रहे हैं उसके अलावा भी कोई जो आदमी है वो, अगर ये आदमी कैपेबल नहीं है अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने के लिए, तो दूसरा आदमी उसके बिहाफ पर लिटिगेशन फाइल कर सकता है। देन एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल स्टेट, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे यूएन के ह्यूमन राइट कमीशंस के लॉ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। देन सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हायर कोर्ट, जो कि चेक करता है लोअर कोर्ट्स के एक्शन वगैरह पे। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं कि फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले बताओगे जुडिशियल एक्टिविज्म का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो लोगों के राइट्स हैं उनको अपहोल्ड करने में बहुत प्रोमिनेंट रोल ये प्ले करता है। देन जुडिशरी इज द लास्ट होप। अब मान लो आप लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव भी कुछ नहीं कर रहे, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ नहीं बना रखा और आप चाहते हैं कि भाई फिर भी मेरा कोई सॉल्यूशन हो जाए मेरी प्रॉब्लम का, तो जुडिशरी आपके लिए लास्ट पॉसिबल होप बनता है। देन लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है कि जिस आदमी के लिए आप, मतलब जिस आदमी के खिलाफ, जिस आदमी के रिगार्डिंग बात चल रही है, केस चल रहा है, उसको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इस रूल को रिलैक्स किया गया 1980 में। तो उसके बाद अब जो पीआईएल है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है जुडिशरी का इन सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन। उसके बाद लेजिस्लेटिव वैक्यूम को खत्म करता है। ठीक है, जहां पर मान लो सेंटर ने कानून नहीं बना रखा लेकिन होना चाहिए, तो वहां पर जुडिशरी आगे हेल्प करता है। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं। सबसे बड़ा इशू क्या है कि इट लिमिट्स द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब देखिए, आप लोगों ने सरकार चुनी है अपने लिए लॉ बनाने के लिए, लेकिन लॉ सरकार नहीं बना पा रही, उसके बिहाफ पर कोई और ही लॉ बना रहा है। तो आपके द्वारा चुने गए लोग आपके लिए लॉ नहीं बना रहे। तो दिस इज बेसिकली कि कोई और जो कि डायरेक्टली चुना भी नहीं गया, इनडायरेक्टली चुना गया है, वो लॉ बना रहा है। तो दिस इज द रॉन्ग टाइप ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली। उसके बाद इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, तीनों के रोल क्लियर हैं। तो जुडिशरी अगर ओवर रीच कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। इसके साथ साथ जो जुडिशियल जजेस का जो ओपिनियन होता है, कई बार वो पर्सनल बायस से मिक्स हो जाता है। तो मतलब कि जुडिशरी में मान लो कि जज है, उसका व्यू पॉइंट कुछ और है और वो अपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में अपने व्यू को प्रमोट कर देता है, तो विच इज बेसिकली रॉन्ग अगेन। तो ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्शन प्रोसेस बेसिकली, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 20 नंबर का आया भी है कि while highlighting the issues in Indian electoral system, mention the electoral reforms required for smooth functioning of Indian democracy। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल माइक्रो क्वेश्चंस हैं, और माइक्रो क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि पहले आपको हाईलाइट करने हैं इश्यूज। पहला माइक्रो क्वेश्चन है कि आपको इश्यूज बताने हैं। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बताने हैं। तो दो माइक्रो क्वेश्चन आप लोगों ने बेसिकली आंसर करने हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इलेक्शन और इंडिया का क्या रिलेशन है। देखिए, इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आती है और पूरे साल
और 5 साल हम लगातार इलेक्शन देखते रहते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन चला रहता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो है कि हम एक प्रॉपर मैनर में जस्ट तरीके से अनबायस्ड इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करवा लें, ताकि लोगों का डेमोक्रेसी पे भरोसा बरकरार रहे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमें लगातार फिर भी देखने को मिलते हैं जो कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस पे कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। पहला इश्यू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, हर बार जब भी हम इलेक्शन देखते हैं, लोकसभा का हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो गया, यहां पर हमें क्रिमिनल की जो संख्या है वो पिछली बार से ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं 2014 और 2019 का कंपैरिजन करूं तो लगभग 10% से ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है इन दी नंबर ऑफ क्रिमिनल्स बीइंग सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमपी। ठीक है, और एक तरह का एक रेगुलर ट्रेंड ये बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नेक्सस हमें देखने को मिलता है एक पॉलिटिशियन के बीच में और क्रिमिनल के बीच में। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, पैसे का यूज, ये सब कुछ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। देन पेड न्यूज, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेड न्यूज का मतलब क्या है कि ऐसी न्यूज जिसके लिए आपने पैसा दिया हो या फिर कोई प्राइज दिया हो या फिर कोई काइंड गिफ्ट दे दिया हो, और आप अपने हिसाब से अपने प्रमोशन के लिए मीडिया पे या फिर किसी और चैनल के थ्रू एक न्यूज जो है पब्लिश करवा रहे हो, तो लोगों में बेसिकली आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो उस न्यूज से इन्फ्लुएंस होके आपको वोट दे दे। ठीक है, और ये जो पेड न्यूज है बहुत बड़ा इश्यू में देखने को मिलता है आजकल। द यूज ऑफ मनी पावर, कि देखो हमारे इलेक्शन में ना जो एक्सपेंडिचर है एक एमपी इलेक्शन के लिए और एक एमएलए इलेक्शन के लिए फिक्स कर दिया है, लेकिन वो फिक्स लिमिट के बावजूद हमें इतना ज्यादा खर्चा देखने को मिलता है इन द इलेक्शन प्रोसेस की लोगों को वोट खरीदने के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारी फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैसे का इतना ज्यादा यूज बढ़ा देता है कि जो आदमी बिल्कुल सही तरीके से और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कम्पीट करना उन लोगों से जिनके पास पैसा है। देन हाई एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन, अगेन सेम इश्यूज विद द इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए 2017 में एक स्कीम लॉन्च करी गई इलेक्टोरल बॉन्ड की, जहां पर साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम पर ही बॉन्ड रिलीज होंगे, आप उनको बाय कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रांसपेरेंट चैनल बनाया गया। लेकिन यहां पर भी हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी पार्टीज पे किस तरह का पैसा जा रहा है वो क्लियर नहीं है। देन कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, जब भी इलेक्शन आते हैं कोई ना कोई ऐसा मुद्दा पक्का खड़ा हो जाता है जो कहीं ना कहीं कास्ट एंड रिलीजन से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होता है। और जब भी हम बात करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स की, तो कास्ट एंड रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाते हैं लोगों के वोट्स को गैदर करने के। देन प्रोलिफरेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इसका मतलब क्या है कि हमें इतने ज्यादा कई बार कैंडिडेट देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्शन में कि हमें नहीं लगता पता कि भाई ये सही भी है या गलत है। मतलब इसका पर्पस क्या है, बेसिकली डमी कैंडिडेट, कि अगर मान लो 3 कैंडिडेट हैं जो कि मेजर कंपटीशन में है, आप 4 और उठा दो डमी, तो 7 हो गए टोटल, तो जो वोट है वो बेसिकली डिवाइड हो जाएंगे। अब वोट डिवीजन से किसी एक को तो फायदा होगा ही, तो ये हमें एक बहुत मेजर इशू देखने को मिलता है आजकल इलेक्शंस में। अब रिफॉर्म्स कौन से जरूरी हैं? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म है वो ये है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर आदमी ने क्राइम किया है और उसका ट्रायल हो चुका है और वो कन्विक्ट माना गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको फिर उस केस में इलेक्शन से बिल्कुल हटा देना चाहिए, उसको इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। प्लस जितने भी ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा हम किसी को रोक नहीं सकते इलेक्शन लड़ने से। तो अगर ट्रायल जल्दी कंप्लीट हो जाए तो शायद बेटर रहेगा, ताकि हम किसी को बोल सकेंगे भाई तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फिर इलेक्शन कमीशन को हमें और पावर देनी चाहिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन अपने जो रूल है वो बहुत बखूबी निभा रहा है, लेकिन अगर हम उसे और पावर दे दें, मतलब इंस्टेंट डिसीजन लेने की पावर दे दें, तो कहीं ना कहीं वो इससे बेटर काम कर पाएगा। देन एक और, देयर इज अ नीड टू कैरी अ थोरो चेक ऑन द वे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। कहीं ना कहीं स्कीम का रिव्यू अब बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर पार्टी या 2 पर्टिकुलर पार्टी को अगर फायदा हो रहा है और बाकियों को नहीं हो रहा है तो ये स्कीम फिर सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। प्लस हाई कॉस्ट ऑफ कैंपेनिंग को कर्ब करने की जरूरत है, ताकि जो लेवल प्ले फील्ड है इन द इलेक्शन प्रोसेस वो बरकरार रहे। एक और बात कि जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की, फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो बहुत कम अमाउंट आप लोगों को देना पड़ता है जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हो। अगर हम उस अमाउंट को बढ़ा दें, एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट कर दें, ताकि जो डमी कैंडिडेट हैं उनको डिमोटिवेशन मिले पार्टिसिपेट करने से, उनको एक रेसिस्टेंस मिले पार्टिसिपेट करने से, तो शायद बेटर रहेगा। इसके साथ साथ वीवीपैट के साथ साथ टोटलाइजर मशीन हमें यूज करनी चाहिए, ताकि इलेक्शन प्रोसेस और स्मूथ हो जाए। तो ये बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स थे, और लास्ट में आप कुछ नए रिफॉर्म्स जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो अगले 1-2 महीने में कुछ और एक दो नए रिफॉर्म्स आते हैं तो उनको भी अपने आंसर्स में इंक्लूड करिएगा, और इस तरीके से एक लेटेस्ट आंसर प्रोवाइड करिएगा। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है ना कि जो
जो हमेशा अपडेट होता रहेगा, तो कोशिश करिए कि आप भी इनमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते रहें। तो दीज आर दी 4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन करी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और क्वेश्चंस आप लोगों की हेल्प करें इन प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो हमने 2 बहुत ही प्यारे कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है एचपीएस मेंस पावर पैक, बेसिकली कंप्लीट कोर्स है फॉर द एचपीएस एग्जामिनेशन, क्रैश कोर्स है वो, और ये 8500 में आपको कोर्स मिल रहा है और ये आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा फॉर द एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन। दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज पैक, बेसिकली जहां पर हिमाचल जी के 420 मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, 17 टेस्ट और विद प्रॉपर रिव्यू और 4 दिन के अंदर इवैल्यूएशन मिलना आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखना मत भूलिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।